जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ न्यूज और मैं विजय दत्त पिंटू। कभी कभी जीवन में हमारी मुलाकात ऐसी शख्सियतों से हो जाती है जिन्हें देखकर लगता है कि भगवान ने इनके अंदर कितनी प्रतिभा भर दी है। आप और हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 भाषाओं में पारंगत हो सकते हैं। कोई 2 मुख्य भाषाएं होंगी जिसकी लेखनी में, पढ़ने में और उसे बोलने में पारंगत हो सकते हैं। मगर ईश्वर ने बनाए हैं कुछ ऐसे खास किस्म के लोग जो कई भाषाओं में पारंगत होते हैं। ना सिर्फ बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, बल्कि लिखते हैं, और लिखते भी कुछ ऐसा है कि मतलब आप उनकी लेखनी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कविता कर्माकर जी। कविता जी, आपका स्वागत है दृष्टि नाउ चैनल में। कविता जी, आभार। कविता जी मुख्यतः आसाम राज्य से हैं। इनकी जड़ें झारखंड में ही हैं। अपनी जड़ों की तलाश में ये बार बार झारखंड आती हैं, क्योंकि ये एक आदिवासी परिवार से हैं और इन्हें जानकारी है कि इनका जो पूर्वज जो इनके हैं वो झारखंड के ही किसी स्थान से संबंधित हैं। कविता जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जीवन की प्रारंभिक जो साहित्यिक यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई? जी, मेरी जो साहित्यिक यात्रा है बचपन से ही रहा है कहा जाए तो। जैसे कि मेरा नाम रखा गया था कविता, और मैं अपने नाम का अर्थ जानने के लिए कविता के बारे में पढ़ा, पूछा, देखा, जाना। तब से मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी लेखक भी बनूंगी, मैं कभी कवि भी बनूंगी, या फिर मैं कभी अनुवादक भी बनूंगी। लेकिन समय ने मुझे बनाया है, और समय ने, जीवन ने जो मुझे दिखाया है, सिखाया है, मैंने उन्हीं सब को लिखने का प्रयास किया है, और ये ऐसे ही मेरी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई। कविता जी, आप एक ऐसे राज्य में आपका जीवन का प्रारंभिक समय बीता जो कि हिंदी से कोसों दूर है, और आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं कि आपकी बातों को सुनकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप एक अहिंदी भाषी राज्य से हैं। तो कैसे आपने इन हिंदी और अन्य जो भाषाएं जो आप जानती हैं, जिस भाषाओं में आपने लिखा भी है साहित्य, तो कैसे आपका इन भाषाओं में कैसे इतनी रुचि जागी और कैसे आपने इन भाषाओं को सीखा? जी, मेरी मातृभाषा तो असमिया है, और फिर हिंदी हमारे प्रदेश में, इस प्रांत में कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास 5वीं कक्षा से 9वीं तक कंपलसरी बेसिक से हिंदी पढ़ाई जाती है। अनिवार्य रहा हिंदी पढ़ना। जी। तो मैंने भी वैसे ही सीखा, पढ़ा है। फिर बाद में मैं व्यक्तिगत रुचि के कारण और मैंने वो सीखी है भाषा, हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो या फिर बांग्ला। मेरा तो पढ़ाई में मीडियम असमिया ही रहा है। अच्छा, शिक्षा जो आपकी प्रारंभिक रही तो उसमें असमिया भाषा में आपने प्रारंभिक पढ़ाई की है। अच्छा, लेखनी की शुरुआत आपकी कविता जी कहाँ से हुई? स्कूल में। दरअसल मेरी जो फैमिली है, परिवार जो है, वो एक कला में रुचि रखने वाले परिवार है, जो कि मेरे पापा लोकगीत गायक हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो डिब्रूगढ़ के मान्यता प्राप्त एक व्यक्ति है। तो वैसे ही संगीत का माहौल रहा है, और जो सृष्टिशील, जो एक सृजनशीलता का जो आयाम मम्मी पापा ने बचपन से दिया है। लेकिन मैंने चाहा कि संगीत में मेरे लिए एक बना बनाया हुआ मंच था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार ना करके मैंने अपने लिए खुद की एक नई राह बनाने के लिए मैंने साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। अच्छा जी। तो जैसे आपने पढ़ाई की असमिया भाषा में और उसके बाद आपने हिंदी सीखा, चूँकि हिंदी भाषा आपका पढ़ाई लिखाई के दौरान में एक कंपलसरी सब्जेक्ट था। फिर उसके बाद आपने आगे जीवन में जाकर के राजस्थानी में किताबें लिखी हैं, मराठी में आपने किताबें लिखी हैं, तो फिर ये उन भाषाओं की ओर आपकी रुचि कैसे जागी? बात ये है कि द विंडो इज़
मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया, अंग्रेज़ी में, तो इससे ना असमीज़ लैंग्वेज तो कोई बाहर के लोग लिख पढ़ नहीं पाएंगे, तो मैंने अपना दायरा बढ़ाने के लिए हिंदी में भी लिखना शुरू किया, अंग्रेज़ी में भी। और वैसे वैसे धीरे धीरे सबको पता चलने लगा, लोगों को पसंद आने लगे, और वैसे वैसे मूल मतलब हिंदी पट्टी में आ गए हम। कविता जी, आपकी कविताएं इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई हैं कि उन कविताओं को न सिर्फ भारत के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, बल्कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपकी कविताओं को विदेशों में भी बहुत लोकप्रियता मिली हुई है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कविता जी की जो कविताएं हैं उन्हें भारत के बाहर अरब देशों में अरेबिक भाषा में और चीन में चाइनीज़ भाषा में भी अनुवाद किया गया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके उस कविता जो संग्रह हैं उसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए, और कैसा महसूस करती हैं जब आपकी कविताओं को दूसरे देशों में भी लोग इतने पसंद कर रहे हैं कि अपने भाषा में अनुवाद करके पढ़ रहे हैं, कैसा महसूस करती हैं? ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत हर्ष की बात है कि मुझे दूसरे भाषाओं में भी अनुवाद किया जा रहा है मेरे रचनाओं का, और पढ़ा जा रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये बहुत ये प्रक्रिया जो है मैंने चाहा नहीं था, लेकिन हो रहा है, हो गया है। धीरे धीरे लोगों को राज्य स्तर से बाहर मतलब नेशनल लेवल पे आया, फिर वो इंटरनेशनल मंच पर जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक खुशी की बात है। और मेरी कविताएं सिर्फ मेरी नहीं है, मैं अपने लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं मेरे लोगों के जो संघर्ष है, जो पीड़ा है, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। और यही बात है, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मेरे जो अपने हैं, जो लोग हैं, उनके संघर्षों को, उनके दर्द को बहुत बार अनसुना किया जाता है, उनके दर्द को सुनने वाले नहीं होते हैं। और मैंने तय किया, जैसे ही मेरे हाथ के कलम ने जोर पकड़ी, तो मैंने तय किया कि मैं उन लोगों के बारे में लिखूंगी जो अपनी बात आगे नहीं रख पाते। बहुत अच्छी कोशिश। मौन लोगों के ज़ुबान बनना मैंने पसंद किया, तो इसलिए ऐसे ही शायद लोगों को इस वजह से भी पसंद आया होगा। और ये इतना एक विस्तारित बिल्कुल बिल्कुल, जब किसी भी रचना के पीछे की सोच अच्छी होती है, उसका कोई एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। जैसा कि कविता जी आपने बताया कि जो लोग मौन हो जाते हैं, जो उनकी जो मौन में जो आवाज़ होती है उसको आप संप्रेषित करना यानी एक्सप्रेस करना चाहती हैं। बहुत ही अच्छा आपका उद्देश्य है, और शायद यही कारण है कि आपकी रचनाओं की लोकप्रियता न सिर्फ राज्य बल्कि हमारे भारत के देश की सीमाओं के भी बाहर जा पहुंची हैं, और लोग आपकी रचनाओं को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज आप झारखंड राज्य में हैं, या एक आदिवासी राज्य है, यहाँ आकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? यहाँ आपको क्या क्या बातें अच्छी लगी, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे झारखंड आना। दरअसल मैं एक आदिवासी लड़की हूँ, और मुझे गर्व है अपने आदिवासियत पर। और मेरी जो जड़ है, मेरे पूर्वज टी माइग्रेशन के दौरान झारखंड के ही किसी प्रांत से गए हुए हैं, लेकिन मुझे सटीक रूप से नहीं पता है वो कहाँ से गए हैं। मेरे पापा ने बताया था कि उनको कुछ ऐसी बातें पता चली थी, कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त हुए थे जो लोक कथाओं में से उन तक पहुँचे थे। अच्छा। वो कहा करते थे कि हमारे देश में, उनके दादा दादी बोला करते थे कि हमारे देश में, हमारे माटी में एक नदी थी, जो नदी हमें सोना देती थी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा में। तो पापा ने वो एज्यूम करके, पापा एक बार आए थे बहुत पहले, अभी उनके 85 वर्ष हैं, तो अपने बहुत पहले वो आए थे। स्वर्ण रेखा के आसपास उन्होंने ढूंढने की कोशिश की कि शायद कोई मिल जाए जो यहाँ रह गए थे, लेकिन नहीं मिला। और अभी जो स्थिति है
एक हद तक उन आदिवासी जनसमूहों के लोगों को ना एक वो मान्यता नहीं मिलती है जो यथार्थ में उनको मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती है कि हाँ कागज़ और कलम में तो है कि हाँ ये अपने हैं, लेकिन समय समय पर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ों में उनको अनदेखा किया जाता है, उनको अनसुना किया जाता है। कई बार उनको माना ही नहीं जाता है कि ये यहाँ के हैं। मेरे मन में जब से मैंने होश संभाला है, मुझे ये प्रश्न हमेशा मतलब अंदर से कचोटती है कि मैं हूँ कहाँ की। अगर मैं यहाँ की नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ की नहीं हूँ, तो मैं हूँ कहाँ की। और यही तलाश, ये अपने जड़ को जानने की यही तलाश मुझे बार बार झारखंड लाती है। और मैं इसलिए TRI का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद है कि वो हमें बुलाते हैं सेमिनार में, प्रोग्राम में, कार्यक्रम में। तो ये इस पर मेरी इस यात्रा में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। शायद अगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करती तो ये टलता जाता बात के लिए, लेकिन ये अवसर मुझे मिला है आने का बार बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आसपास के जो गांव है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके जीवन शैली को जानने की और परखने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है किसी माध्यम में कभी लोगों तक पहुँचा पाऊँ, और यही मेरी कोशिश है, यही मेरे लक्ष्य है। जी जी बिल्कुल। आगे हम सुनेंगे कविता कर्माकर जी से इनकी कविताओं के कुछ छंद, मगर उससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई है कविता जी ने। एक ऐसी भावना की बात जो कहते हुए कविता जी भावुक भी हो गई कि अपनी जड़ों को तलाशना बहुत ज़रूरी है। हम समझ सकते हैं ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे शायद, जो कि किसी स्थान पर रहा करते थे, आगे जाकर के किसी स्थान पर रोजी रोजगार के लिए वो कहीं चले गए, और एक समय आता है जब उनके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर मेरी जीवन यात्रा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो जीवन यात्रा चली है, वो शुरू कहाँ से हुई थी। बिल्कुल। और उसके बाद हम अपनी जड़ों को खोजना स्टार्ट करते हैं, अपनी जड़ों को तलाशना शुरू करते हैं, और अपनी मातृभूमि से जो प्रेम होता है हमारा, ये वो प्रेम है जो हमें अपनी जड़ों को तलाशने के लिए मजबूर करता है। तो निस्संदेह अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति जागरूक रहना, झारखंड और आसाम की दूरी बहुत ज़्यादा है, और पूरा का पूरा जो इनका जीवनचर्या का सारा जो संरचना है वो वहाँ पर स्थापित हो चुका। उसके बावजूद आसाम से वापस झारखंड आना, क्योंकि इन्होंने किसी गीत में सुना कि ये एक ऐसे स्थान पर रहती थी जहाँ एक नदी बहती है जिसमें से सोना निकलता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी है, जिसमें कि अभी हाल के दिनों तक में पानी में से लोग सोना के कण चुनते हुए पाए जाते थे। तो अपनी जड़ों को तलाशने के लिए कहाँ इनके पूर्वज रहा करते थे, उनको जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आती हैं। हमारी शुभकामनाएं कविता जी की आपको बहुत जल्द वो स्थान प्राप्त हो, और अगर आपके पूर्वजों के परिवार से अगर वहाँ पे कोई हो तो जल्दी आपकी उनसे मुलाकात हो। और अंत में अपने दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि अपनी कविता के कुछ छंद सुनाएं, कि जान सकें कि आपकी जो रचनाएं हैं उसकी लोकप्रियता का जो मूल भाव है वो क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जड़ के तलाश में हूँ, और मुझे कई बार लगता है कि हमारी जड़ जो है वो हमारी संस्कृति में है, हमारे पुरखों के जो धरोहर है, जो निरक्षर थे लेकिन वो अपने भावनाओं का, संवेदनाओं को उन्होंने गीत के माध्यम से, लोकगीत हो या लोक कथा हो, मिथकों के ज़रिए वो मतलब व्यक्त करते थे। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे लोकगीतों का भी अध्ययन करना शुरू किया, जानने की कोशिश की कि हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी तथ्य है जो इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती है। बिल्कुल। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि हम अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें बहुत कुछ नहीं मिलता है।
इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ गायब होता है। तो ये बात सभी समझ सकते हैं, बहुत हद तक हर किसी के साथ ये हुआ होगा, ये बात है। तो बहुत ज़्यादा इस विषय में बहुत किच चाहिए, तो ये ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो मैं आपने आग्रह किया है नहीं लेंगे आपने आग्रह किया है कि मैं एक कविताओं की छंद चुनाऊं। कविता का शीर्षक मैंने दिया है इतिहास। ये उन्हीं लोगों के बारे में है, उन्हीं लोगों के जीवन और संघर्ष को देखकर मैंने ये कविता लिखी थी। शीर्षक दिया है इतिहास। असम के चाय बागानों में जो चाय के पेड़ होते हैं, तो उनको छांव देने के लिए शिरीष का पेड़ लगाया जाता है। एक लोकगीत भी है बहुत प्यारी सी, जिसमें शिरीष का उल्लेख है, और चाय बागानों में कार्यरत उन स्त्रियों की वो पीड़ा भी व्यक्त करती है उस गीत के ज़रिए कि कैसे वो अपनों से बात तक नहीं कर पाती है, अपने संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। उनका जीवन इतना ज़्यादा संघर्षपूर्ण होता है कि वो अपने परिवार हो या फिर बच्चों तक को अपना स्नेह नहीं दे पाती है। तो वो लोकगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से वो शिरीष के पेड़ से, शिरीष के पेड़ से बात करती है, संवेदनाएं साझा करती हैं। तो ये बहुत ही एक करुण, मतलब मेलांकोलिक वो है। खैर, मैं अभी अपनी एक कविता के कुछ छंद पढ़ूंगी, जिसका शीर्षक मैंने दिया है इतिहास। शिरीष के जड़ों में दफन है हमारा इतिहास। शिरीष के जड़ों में दफन है हमारा इतिहास। दिल में निचोड़ दी गई है चाय पत्तियों की सुगंध। मुझे बधिर बनाते शोषित प्रताड़ित पूर्वजों की आर्त आवाज़ें। संभोग और निद्रा के हर पल भूख के ज्वाला में जलकर राख हो जाते हैं। इतिहास में मार्क्स, लेनिन अथवा बुद्ध के ज्ञान दीक्षा दुर्बोध थी। उस काल में उनमें प्रतिवाद के पन्ने कोरे ही रह गए, अथवा किसी ने भी नहीं खाया ज्ञान वृक्ष के कोई फल। एक दिन गंदी नालियों के कीड़ों की तरफ प्रतिवाहित जीवन यापन से अंधेरा मिटेगा। पेड़ों में रोशन होगा चिड़ियों का घोंसला, गीत गाए जाएंगे भोर के। यातना और भूख से मिलेगी मुक्ति, इतिहास के पन्ने भरे जाएंगे नई कहानियों से। कुछ आप लिखोगे, कुछ हम लिखेंगे। हम सबके खून का रंग एक है, हम सबके खून का रंग एक है। चाय का रंग भी लाल है। भूख की भी रहनी होगी एक ही संज्ञा। अगर भूख की संज्ञा एक होती तो मेरी तरह हाहाकार नहीं करता कोई, पूर्वजों के कब्र में लिखा गया उन मिथकों को याद करके। धन्यवाद।